जय हिंद दोस्तों इंडिया पाकिस्तान आजकल चर्चा का विषय है और चर्चा का विषय और ज़्यादा इसलिए बन चुका है क्योंकि पिछले दिनों मैंने प्रधानमंत्री इमरान खान, जो हमारे तो नहीं हैं लेकिन पाकिस्तानियों के ज़रूर हैं और अजीज़ प्रधानमंत्री हैं, डिसास्ट्रस ओपिनियन रखते हैं दुनिया के बारे में। और सच बताऊं, अगर उनके कहे अनुसार दुनिया चलने लग गई तो बर्बादी के कगार पर बिल्कुल पाकिस्तान बर्बाद है ही है, इसको सोच लीजिएगा। और आने वाला समय कितना बुरा होगा ये आम पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, अल जज़ीरा को शायद ये बयान दिया था, मैं वीडियो पीछे चल रही होगी वो शेयर कर देंगे, कि अल जज़ीरा को बयान दिया और ये कहा कि आगे अगर इंडिया ने कुछ भी किया तो दैट वुड बी अ न्यूक्लियर वॉर। वो एक न्यूक्लियर वॉर होगा, परमाणु युद्ध होगा। तो आज का ये वीडियो असलियत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए है, मैसेज है, और हर पाकिस्तानी के लिए एक मैसेज है कि भाई न्यूक्लियर वॉर का जो वॉर मॉन्गरिंग है ना, वो क्या है, एक बार उसे समझ लो, फिर बात करेंगे। उससे पहले इंसानियत को समझेंगे, तुम्हारी समस्याओं को समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि न्यूक्लियर वॉर असलियत में है क्या, और तुम्हारा ये जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, ये क्या ड्रामा कर रहा है, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर के अंदर पूरे देश को, बल्कि 2 देशों को और पॉसिबली पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के खतरे की तरफ धकेलने की धमकी दे रहा है। इसके ऊपर एक चर्चा है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जो हम जो एक कवायद कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, वो पहुँचे। अब सवाल आ जाता है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज़, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बात कही, और वो बात ये थी कि इंडिया ने अगर अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ भी किया तो वास्तव में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। उनके इस बात से एक बहस से छिड़ गई कि क्या सच में न्यूक्लियर वॉर होगा या कुछ भी। तो मैं उसके ऊपर एक डिबेट डिस्कशन थोड़ा लेट लेके आया, लेकिन समझ लीजिएगा कि भारत पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर कैसा होगा, क्यों है, कैसा है। तो क्वेश्चन है, वाई द वॉर इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। ये जो युद्ध है ये क्यों होगा, या वाई, असलियत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं, और व्हाट वुड लेड टू, यानी क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, और उस न्यूक्लियर वॉर का इम्पैक्ट यानी प्रभाव कहाँ कहाँ होगा, पाकिस्तान पर क्या होगा, इंडिया पर क्या होगा, और उसके बाद दुनिया यानी वर्ल्ड पर क्या होगा। इन 3 चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इमरान खान कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर होगा। तो समझ लीजिए, असलियत में जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ एक इंसान इस तरीके का बयान दे रहा होता है, वो असलियत में एक थ्रेट है, एक धमकी है, या यूं कहें थ्रेट की जगह एक ब्रिंकमैनशिप है, गुर्राने की एक आदत होती है। ब्रिंकमैनशिप का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच के निकलना चाहता है गुर्राने का, लेकिन उसे अपनी कमियां पता हैं, अपनी कमज़ोरियां पता हैं, अपनी वीकनेस पता है कि उसकी असलियत में वीकनेस क्या है। मामला क्या हुआ है तो समझिए। मामला ये हुआ कि इंडिया ने, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान और इंडिया का अपना एक राइवलरी उस दिन से है जिस दिन से पाकिस्तान पैदा हुआ है, और पाकिस्तान एक ऐसी औलाद की तरह है जो पैदा होते ही अपने बाप का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अब पाकिस्तान का जो जन्म था वो ऑब्वियस सी बात है, मैं लगभग हर वीडियो के अंदर मुझे बोलना पड़ता है कि ये 2 नेशन थ्योरी के बेस पर हुआ, और 2 नेशन थ्योरी के बेस पर आप सभी को लगता है कि 2 नेशन थ्योरी के बेस पर पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो असलियत में आप सभी गलत फहमी में हैं। असलियत में पाकिस्तान वॉज नॉट डिमांडेड और क्रिएटेड, मतलब ये असलियत मतलब एक डिमांड में नहीं था। लोगों को अगर समझा दिया जाता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई टाइप में है और सब चीज़ें, तो सिचुएशन हैंडल हो जाती, और जिन्ना तो एक बार को कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग इंडिया में गवर्नमेंट बनाने के लिए भी तैयार हो गए थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम थी कि यहाँ ये जियो पॉलिटिक्स का नतीजा था, जिसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे और जो वाइट डॉग्स थे, यूरोपियन अमेरिकन वाइट डॉग्स थे,
अमेरिकन वाइट डॉग्स थे, इन लोगों ने असलियत में जियो पॉलिटिक्स के चलते हम लोगों का बंटवारा किया और उन्होंने साउथ एशिया के अंदर एक ऐसा देश बनाया जहां पर उनके फुटप्रिंट्स रहें, वहां पर वो रहें और उनकी फुटप्रिंट्स की जगह आप रख सकते हैं कि उनकी प्रेजेंस कम से कम इनडायरेक्ट रहे। और वो इनडायरेक्ट प्रेजेंस जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स के प्रेजेंस में तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि कांग्रेस एक जनता की पार्टी थी, कॉमन मासेस की पार्टी थी, और कॉमन मासेस की पार्टी कभी भी किसी की पिछलग्गू नहीं होती। कॉमन मासेस की पार्टी कॉमन मासेस के लिए काम करेगी, किसी गवर्नमेंट या किसी कंट्री या किसी ब्लॉक के लिए काम नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान के अंदर वो मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं इनके कायदे आज़म, वो तो निपट लिए थे बहुत जल्दी ही, सितंबर 1948 में वो निकल लिए थे। और उनको तो जो उनकी जो डेड बॉडी थी उनका जो अपमान किया गया वो तो सभी को पता है। तो शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के नाम पे बना तो था ही नहीं, और बना था वो जियो पॉलिटिक्स के बदले में। लेकिन समस्या लोगों को असली में मज़े की बात यह है, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के मामले में उलझ के जियो पॉलिटिक्स में फंसना पड़ा। इंडिया को सिर्फ कश्मीर के मामले में उलझ के जियो पॉलिटिक्स में फंसना पड़ा, और पाकिस्तान पूरे का पूरा होल पाकिस्तान उसकी चपेट में आ गया। यानी इंडिया को कश्मीर के मामले में एक कॉस्ट देनी पड़ी और पूरा पाकिस्तान। और रही बात टू नेशन थ्योरी थी ही एंटी हिंदू के नाम पर, और एंटी हिंदू के नाम पर पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बताया। अब क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बताया कि भाई पाकिस्तान के बनने में इस्लामिक है, और मज़े की बात इस्लाम में रिपब्लिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो इस्लामिक रिपब्लिक का कंसेप्ट ही बेकार। फिर भी चलो मान लिया कि इस्लामिक रिपब्लिक है और इस रिपब्लिक में इस्लाम डोमिनेंस है। दोस्तों कभी भी रिपब्लिक जो है ना वो इक्वालिटी के दम पे होता है। इक्वालिटी फॉर ऑल हो सकता है, इक्वालिटी फॉर रिलीजन नहीं हो सकता। और अगर इक्वालिटी फॉर अ सोसाइटी होगा तो वहीं पर वो कंसेप्ट गलत है, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र और गणतंत्र, यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी फॉर ऑल होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये इक्वालिटी फॉर ऑल ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये कंसेप्ट ही गलत। और उसके बाद एंटी हिंदू, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस्लामिक कंट्री बना तो उसने अपने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि हम इस्लामिक इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि हम इस्लाम मानते हैं, इसलिए हैं क्योंकि इंडिया जो है वो हिंदू है। तो इंडिया से अगर आप हिंदू से नफ़रत करते हैं और वहाँ पर बुत परस्ती यानी आइडल वर्शिप प्रोहिबिटेड की बात अगर इस्लाम में है, तो एंटी हिंदू जो है वो आइडल वर्शिपर हैं, और आइडल वर्शिपर जो है उनको किल करना या इस्लाम का एक धर्म माना गया है। तो ऐसी सिचुएशन में मूर्ति पूजकों को आप उनके साथ नहीं रह सकते टाइप के कंसेप्ट्स गढ़ दिए गए, और हर पाकिस्तान के दिमाग में एक बात बैठ गई कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, देश के लिए हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आइडियल वर्शिपर का यहाँ पर कंसेप्ट आया और जो भी मामला था यहाँ पर, तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर दिखाई देगा कि पाकिस्तान एंटी इंडिया के नाम पर जब जन्म ले रहा होता है तो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी फिर हमेशा रहेगी। अब अगर इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, इस राइवलरी यानी ये जो राइवलरी रहेगी यानी ये जो दुश्मनी रहेगी, इस दुश्मनी का एक बीज बोना भी ज़रूरी था। भाई धर्म के नाम पे जो हैं, अगर इनके बीच में कोई इशू नहीं होगा तो हो सकता है धर्म को भुला के ये लोग इकोनॉमी को डोमिनेट कर जाएं, क्योंकि एक जो कॉमन मैन होता है यानी कॉमन मास होता है, उसके लिए हमेशा कॉमन मासेस के लिए इकोनॉमी और रिलीजन का हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। इकोनॉमी एक तरफ होती है और रिलीजन एक तरफ होता है। आम आदमी जो है वो हमेशा धर्म और पैसे के मामले में कंफ्यूज होता है, पैसा कमाना चाहता है लेकिन धर्म से डरता है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ पॉसिबिलिटी ये थी, सोचकर देखिए, इस पाकिस्तान के साथ पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर आने वाले टाइम में दोबारा से ये जो नफ़रत थी वो कम होती,
ये अंग्रेज़ों की चाल समझिए। अगर ये इंडिया पाकिस्तान की नफ़रत कम हो जाती, एंटी हिंदू साइकोलॉजी कम होती, तो पॉसिबिलिटी रिलीजन दोनों का अपना अपना रह जाता और इकोनॉमी आगे बढ़ जाती। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर एक बार ट्रेड शुरू हो जाता, एक बार इकोनॉमिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हो जाते, तो सीधी सीधी बात ये है, इकोनॉमिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हो जाते, तो सीधी सीधी बात ये थी कि यूरोपियन कंट्रीज़ को साइड में रख के पॉसिबली पाकिस्तान और इंडिया यूनाइट हो जाते और पूरा पाकिस्तान यूनाइट इन द सेंस इकोनॉमिकली एक दूसरे से ट्रेड रिलेशंस बढ़ा लेते और तरक्की होना शुरू हो जाता। यहाँ यूरोपियंस की चाल को समझिए। यूरोपियंस ने एक चाल चली, यहाँ यूरोपियंस ने एक चाल चली। यूरोपियंस की चाल ये थी, यूरोपियंस ने जो चाल चली वो ये थी कि यूरोपियंस ने उठाकर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो ये कि इन दोनों के बीच में एक रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इस्टेब्लिश कर दिया। और वो जो रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था वो था कश्मीर। कि अगर इंडिया और पाकिस्तान, और जानबूझकर कश्मीर को एक रीज़न बनाया गया कि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी धर्म से ऊपर उठ के एरिया के बंटवारे के ऊपर भी हो जाए। यहाँ समझिए, इसलिए अगर इंडिया पाकिस्तान को देखें तो असलियत में इनकी जो दुश्मनी का एक मेन कॉज है, उस बीज को बोना हिंदू मुस्लिम दुश्मनी से ज़्यादा बड़ी कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है। और जब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है, और जब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही है या कश्मीर की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कश्मीर के नाम पर यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट रहा। अब उसके बाद 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया इंडिया ने। अब बांग्लादेश का इशू जो था वो पाकिस्तान के दिल में नासूर की तरह चुभने लगा। और 90,000 सोल्जर्स की जो 90, अब आप कहोगे हाँ ये पाकिस्तान जो है वो, तो हम न्यूक्लियर वॉर पे क्यों आ रहे हैं, उसके रीज़न को समझिए। आप अगर कोई रिक्शे वाले या बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर सोचने वाले इंसान हैं तो मेरे वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे। रिक्शे वाले इन द सेंस, अगर आपका सॉरी अगर रिक्शे वाले के बारे में ऐसा कुछ, लेकिन इंटेलेक्ट लेवल अगर अच्छा नहीं है तो वीडियो समझ में नहीं आएंगे। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट समझिए, रीज़न, बेसिक रीज़न क्या है। ये मतलब सड़क पे खड़े हुए उस बंदे की माइंडसेट मत रखिए जिसको सिर्फ और सिर्फ रोटी से मतलब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा वीडियो हर किसी को समझ में नहीं आएगा, ये मैं जानता हूँ। बहुत से लोगों के लिए तो ये पता नहीं क्या बकवास सी होती है, और मैं जानता हूँ ये बकवास लग रही है, लेकिन थोड़ा डेप्थ में समझेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कम से कम आप डिबेट के अंदर पीछे नहीं हटेंगे और सामने वाले को कहेंगे बेटा तू बेवकूफ़ है, जो क्या सुन के आया मैं जानता हूँ। रीज़न को समझिए, असलियत में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। 90,000 सोल्जर्स आपने पकड़ लिए हैं। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बुरा हाल ये है कि 1978 तक वो अपने बैरकों से बाहर ही नहीं निकली, इतना डर चुकी है। और हालात ये हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देनी पड़ गई है कि ये गुद्दा गद्दार था। शिमला समझौता करना पड़ गया, शिमला समझौते के ऊपर उसको फांसी दी गई है, जैसे भी क्रिएट किया गया। 90,000 सोल्जर्स, इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग हार तो मतलब किसी भी देश को तोड़ के रखते। यहाँ पर पाकिस्तान को 1971 वॉर में एक बात समझ में आ गई कि आप इंडिया से फेस टू फेस वॉर में तो लड़ नहीं सकते, जीत भी नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक छद्म युद्ध लड़ना पड़ेगा, एक प्रॉक्सी वॉर लड़ना पड़ेगा। इस प्रॉक्सी वॉर के अंदर क्या होगा, आप खुद सेना लेकर मत जाइए। सेना को क्यों मरवा रहे हैं, 90,000 एक बार में पकड़े गए, और इंडिया वाले अगर उनके साथ कुछ भी कर देते, थोड़ी सी भी अड़ियल पने पे आके, तो हो सकता है आने वाला समय जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता और पाकिस्तान जो है उसको भुगत नहीं पाता। इसलिए प्रॉक्सी वार लड़ो, छद्म युद्ध लड़ो, छुप के लड़ो, उनके बीच में, उनके घर के अंदर ऐसे कुछ क्रिएट करो कि सिचुएशंस आ जाए। यहाँ से सिचुएशंस जो हैं वो 1000 कट थ्योरी वाली शुरू होती है कि इंडिया अगर इतना बड़ा है कि आप अपनी शमशीर तलवार या कुछ भी लेकर इंडिया का वध नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करो उसके अंदर 1000 छोटे छोटे ऐसे कट डालो जिससे इंडिया घायल हो जाए और उसमें इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि वो खुद ही मर जाए। इंडिया में इतनी ब्लीडिंग हो जाए कि वो खुद ही मर जाए। ये कंसेप्ट जो था ये 1000 कट थ्योरी कहलाती है पाकिस्तान की। अब जब ये 1000 कट थ्योरी कहलाई तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर
पाकिस्तान ने, अब यहाँ समझिए मामला, ये प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करने के लिए एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया। प्रॉक्सी वॉर को सपोर्ट करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। सबसे पहले उसका ग्राउंड प्रिपेयर करने की बात की गई। अब ग्राउंड प्रिपेयर करने की बात की गई, यानी इंडिया में प्रॉक्सी वॉर का ग्राउंड प्रिपेयर किया जाएगा। अब इंडिया में प्रॉक्सी वॉर का ग्राउंड कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप समझना पड़ेगा। अगर आप इस मैप को देखें यहाँ पर, तो प्रॉक्सी वॉर करने के लिए पाकिस्तान ने सिंपल सी एक फिलॉसफी, इसमें यहाँ पर चेंजेस, अब यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जुड़ जाती है, क्योंकि ईरान के अंदर 1978 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और वो ये कहते हैं कि ईरानियन रेवोल्यूशन को पूरे मिडल ईस्ट में फैलाएंगे और ये यूएसएसआर का दोस्त बन गया। अब यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेजन किया और 1979 में अफ़गान वॉर शुरू हो गया। अब अमेरिका किसी भी तरीके से, यहाँ समझ कर देखिए, अमेरिका किसी भी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता था। उसे कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान के थ्रू जाकर अफ़गानिस्तान में लड़ना था। अब यहाँ समझिए जियोपॉलिटिक्स इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करना शुरू कर चुकी है। अमेरिका को लड़ना था। अमेरिका के पास दो ऑप्शन थे, या तो सीधा जाए और डायरेक्ट वॉर करे, या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो भी प्रॉक्सी वॉर करे। अब सोच कर देखिए, पाकिस्तान भी चाहता है प्रॉक्सी वॉर करना और इंडिया भी चाहता है प्रॉक्सी वॉर करना। यहाँ पर ग्राउंड क्रिएट करना है। ग्राउंड क्रिएट करने का मतलब ये है कि प्रॉक्सी वॉर करने के लिए दोनों आपस में कैसे इकट्ठे हों, ये देखा जाए। अब जब प्रॉक्सी वॉर क्रिएट करने के लिए इकट्ठे हों तो कैसे देखा जाएगा, यहाँ ये ऐसे देखा जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में प्रॉक्सी वॉर के मामले में ऐसे देखा जाएगा यहाँ पर कि असलियत में यहाँ रिलीजन और वॉर को आपस में जोड़ दिया जाए और इसे वॉर फॉर रिलीजन यानी जिहाद डिक्लेयर कर दिया जाए। अमेरिका ने जब जिहाद डिक्लेयर किया तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 लेके पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे जितने भी पश्तून लोग रहते थे उन्हें ये हथियार देने के बाद उन्हें कहा कि ये वॉर फॉर इस्लाम है। अब ये जो अमेरिका ने आइडिया दिया कि वॉर फॉर इस्लाम है, पाकिस्तान ने कहा यार ये भी बहुत सही है कि इस पाकिस्तान इंडिया से जो लड़ना चाहता है वो अमेरिका वाली फ़िलॉसफी इंडिया में भी लागू करना चाहता है। अब अमेरिका इस वॉर फॉर इस्लाम के लिए पाकिस्तान को दे रहा है एड, पाकिस्तान को दे रहा है F-16, पाकिस्तान को दे रहा है टैंक्स और मिसाइल्स और भी जो भी चीज़ें पाकिस्तान को चाहिए वो किस नाम पे दे रहा है? अमेरिका इस नाम पे दे रहा है कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की मदद करेगा। लेकिन मज़े की बात यह है F-16 प्लेन्स का यूज़ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कभी किया ही नहीं। और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है F-16 प्लेन्स का यूज़ पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट भी कभी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ना तो कारगिल वार के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला किया, कुछ एक्शन ले पाई, ना ही उसके बाद। हाँ, एक बार अभी अभिनंदन वाले मामले के अंदर F-16 ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के 5 किलोमीटर अंदर आने की कोशिश करी तो वहीं ठोक दिया गया। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है F-16 आज भी खड़े खड़े जंग खा रहे हैं, लेकिन मिल चुके थे यहाँ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान F-16 का प्रयोग करने के कैपेसिटी में ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि उसे एक नया आइडिया आ चुका है। दूसरा, अब इंडिया भी तो एक सपोर्टर है भाई। इंडिया उस टाइम पर यूएसएसआर का सपोर्टर था, क्योंकि यूएसएसआर ने 1971 वॉर में इंडिया का सपोर्ट किया। अब इंडिया के ऊपर भी पॉसिबली दबाव यही रहेगा, इंडिया के ऊपर भी पॉसिबली दबाव यही रहेगा कि किसी भी तरीके से रशिया की मदद की जाए। और अमेरिका इस चीज़ को जानता है कि इंडिया को काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सऊदी अरेबिया की वहाबिज़म वाली विचारधारा जो है, वहाबिज़म वाली जो आइडियोलॉजी है, वो इंडिया के अंदर डोमिनेट करवाई गई। इंडिया के अंदर डोमिनेट करवाई और जैसे वहाबिस्ट
आइडियोलॉजी आई, यहाँ पर इंडिया में भी रेडिकलिज्म एकदम से बढ़ना शुरू हो गया। आप देखोगे 1979 ऑनवर्ड्स जो है एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड रेडिकलिज्म आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में है, कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रेडिकलिज्म की बातें करने लगे। उससे पहले या तो लोकल लीडर या फिर बिल्कुल लीडर भी नहीं, आम आदमी ही ऐसी कुछ बात कर रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब इंस्टीट्यूशंस आकर, जब संस्थान आकर रेडिकलिज्म की बात करने लगे, धर्म की बात करने लगे और धर्म के मामले में एक दूसरे के रक्षक और भक्षक होने की बात करने लगे, तो समझ लीजिए मामला खराब है। यहाँ वही सिचुएशन आ गई। अब जैसे ही वही सिचुएशन आई कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, तो इंडिया जो है वो अपने रेडिकलिज्म में फंसता चला गया। अब आप सोच कर देखिए 1979 से 1989 तक इंडिया में एक रेडिकल आइडियोलॉजी यानी रेडिकलिज्म बढ़ाया गया, और वो रेडिकलिज्म अकेला इस्लाम में नहीं था, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों में था, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों में था। तभी आप देखेंगे ना यहीं पर इंडिया के अंदर क्या नाम है, इमाम बुखारी से लेकर जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं एकदम से मुस्लिम भी निकले, और बीजेपी वीएचपी और बजरंग दल, ये तीनों भी उसी टाइम के प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में रेडिकलिज्म था। अब 79 से 1989 तक अफ़गान वॉर ख़त्म हुआ, मुजाहिदीन यहाँ पर थे, और मुजाहिदीन 10 साल से उनको कहा जा रहा था कि आप वॉर फॉर इस्लाम करो। अब ये मुजाहिदीन अगर इस बॉर्डर पे रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ते रहेंगे। तो पाकिस्तान ने बड़ा दिमाग लगाया इस मामले में और ये कहा कि भाई एक काम करते हैं, वॉर फॉर इस्लाम जो है ना वो कश्मीर के अंदर भी है, इसलिए कश्मीर में जिहाद करो। इसीलिए 1989 से लेकर 2001 तक का अगर आप पीरियड देखते हैं तो कश्मीर में इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी। कश्मीर में ज़बरदस्त इंसर्जेंसी थी, कश्मीरी पंडितों को निकाल भगाना एंड ऑल। यहाँ ये रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के बीच में क्रिएट हो चुका था। ये रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, जो पहले बेशक सिर्फ और सिर्फ फ्रंट फेस टू फेस वॉर की फॉर्म में था, लेकिन अब ये असलियत में 1000 कट थ्योरी जो है वो अब आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। 1000 कट थ्योरी जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। और जब ये 1000 कट थ्योरी आगे बढ़ना शुरू हुई तो भाई 10-11 साल तक तो इंडिया समस्या में उलझा रहा, क्योंकि असलियत में 1989 से लेकर 2001 के बीच तक का हाल आप देख सकते हैं, या इवन मैं तो मानता हूं 2014 के बीच का हाल देख सकते हैं, कि एक जो है डीस्टेबल या अनस्टेबल पॉलिटिक्स जो है वो थी, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टोटल या कंप्लीट डोमिनेंस या फिर यूँ कहें कि क्लियर मेजॉरिटी लेकर नहीं आ पा रही थी, और वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतनी उलझी रहती थी। वो कंट्री जो है हमारी का गवर्नमेंट जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमेशा इतनी उलझी रहती थी कि उन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे खुद सोचकर बताओ यार, ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचकर बताओ कि इंडिया के अंदर क्या कोई भी पॉलिटिक्स चल पाएगी या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर पाएगी? आंसर है नहीं। अब कोई भी गवर्नमेंट अगर काम नहीं कर पाएगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई? यही एक रीज़न है कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर फॉर्म में क्या करता था, अटैक करवाता कश्मीर के ऊपर, अटैक करवाता दिल्ली में पार्लियामेंट के ऊपर, अटैक करवाता सरोजनी नगर के अंदर, अटैक करवाएगा कहीं ना कहीं अहमदाबाद के अंदर, अटैक करवाएगा मुंबई के अंदर। यहाँ पाकिस्तान वॉज एंजॉइंग द प्रॉक्सी वॉर। पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी वॉर को एंजॉय कर रहा था। अब आप 10 साल ग्राउंड प्रिपेयर कर चुके हैं 1989 से लेकर 1979 से 1989 के बीच में, और उसी प्रॉक्सी वॉर को अगर आप देखोगे तो वो फिर 1992 अटैक्स, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, पाकिस्तान के ऊपर अटैक है सीधा। अब पाकिस्तान जो है उसके बाद सीरीज ऑफ सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की एक लिस्ट चल रही थी लगातार, और उसके बाद आप कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। इंडिया के पास इस प्रॉक्सी वॉर का कोई तरीका ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है
इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से हमेशा पाकिस्तान के पास खड़ी रही। 1989 से लेकर दोस्तों 2001 तक तो दुनिया के किसी भी, खासकर यूरोपियन देश ने, इन वाइट डॉग्स ने कभी भी जीवन में हमारे टेररिज्म को टेररिज्म माना ही नहीं। कश्मीर में होने वाली एक्टिविटीज़ को वो इंसर्जेंसी कहेंगे, वो मिलिटेंसी कहेंगे, वो जिहाद कहेंगे, वो वॉर फॉर इंडिपेंडेंस कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन कभी भी वो टेररिज्म नहीं कहते थे। 2001 के अंदर जब अमेरिका के अंदर खुद हमला हुआ तो जाके उन्होंने कहा कि हाँ ये टेररिज्म है। अब इंडियन गवर्नमेंट को सोचकर देखिए कि 2008 का मुंबई अटैक जो है, अब 2008 का मुंबई अटैक इंडिया की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन मार्क था कि इतना बड़ा हमला, और साथ में पार्लियामेंट अटैक 2001 का पार्लियामेंट अटैक जो अमेरिका के ऊपर अटैक होने के जस्ट 2 महीने बाद हो गया। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इंडिया पे भी तो अटैक हुआ था। अब सोच के देखिए, हमारा जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा मंदिर है, उसके ऊपर अटैक हो गया। ये हमारी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क था। इंडिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं। ये एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन होता है ना कि हमारी इकोनॉमिक जो हब है उस पर अटैक हो जाना, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाना, हमारे देश पे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, और भी अहमदाबाद के जो मंदिर है, वो जो स्वामी नारायण मंदिर है, उस पर अटैक हो जाना, अक्षरधाम मंदिर। अब आप सोच कर देखिए मामला क्या रहा। इंडिया की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन, और इंडिया की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन, और पाकिस्तान इस प्रॉक्सी वॉर को एंजॉय कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉक्सी वॉर था ये फेवरिंग पाकिस्तान को फेवर कर रहा था, और इंडिया की रेप्यूटेशन हर बार धूल में मिल जाती। ये रियलिटी है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया रिटेलिएट नहीं करता। हम ये मानकर चल रहे हैं कि पुरानी गवर्नमेंट्स जितनी भी रही होंगी उन सब ने रिटेलिएट किया, और इंडिया जब भी इस मामले में रिटेलिएट करता तो पाकिस्तानी एंकर से लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक, आर्मी तक हमेशा एक थ्रेट देते, वी आर न्यूक्लियर स्टेट। अब प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुई ना। हम अगर वो हमला करें तो कहें हाँ जी हमने किया, हाफिज सईद से लेकर कोई कुछ भी ना करे, और जैसे ही हम कुछ कंप्लेंट करें या कोई एक्शन लेने की कोशिश करें, वहाँ से धमकी आ जाए, वी आर न्यूक्लियर स्टेट, डोंट फॉरगेट वी आर न्यूक्लियर स्टेट। अब जब ये सिचुएशन आ जाएगी कि डोंट फॉरगेट वी आर न्यूक्लियर स्टेट, तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इंडिया कुछ कर पाएगा? शॉर्ट में इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। और जब ये सिचुएशन थी कि इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा था, वहीं से सर्कमस्टेंसेस डेवलप होनी शुरू हुई, और 2014 में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदली, दुनियादारी बदली, और जैसे ही स्टेबल गवर्नमेंट आई, इसने 2015-16 के आसपास अपना जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया, और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर होते थे, उन्होंने साफ कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू वेट दैट समबडी इज किलिंग आवर करोड्स ऑफ पीपल, कि हम ये इंतज़ार नहीं करने वाले कि कोई आएगा और 1 करोड़ बंदों को मार देगा, लाखों बंदे मार देगा। अगर हमें थोड़ा सा भी थ्रेट हुआ कि कोई देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो हो सकता है हम न्यूक्लियर वॉर इस्तेमाल कर दें, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर दें, कि इशारे में कहा। यानी पहले तो हमारी गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी गई भाड़ में, बेटा तुम्हारे को धो देंगे जिसने भी हमारे ऊपर हमला किया। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स, उरी मूवी देखी होगी, चाहे उसके अंदर उरी वाला मामला हुआ, चाहे बालाकोट वाला मामला हुआ, इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री या पावरफुल कंट्री के रूप में दिखाया कि बेटा अगर तूने उंगली करी तो घुस के मारूंगा। पहले भी ऐसे हमले होते रहे हैं, पहले भी इंडियन आर्मी ऐसे अटैक्स करती रही है घुस के, लेकिन कभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई आया मार के भाग गया, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने मारा, चुपचाप बैठा हुआ और मजे ले रहा है
कि बेटा तू सामने हमला कर और मैं तेरे को पीछे से मारूंगा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने घुस के मारा और मार के कहा कि हाँ हमने मारा, अब जो उखाड़ना है उखाड़ ले। पहली बार पाकिस्तान के एंकर्स को मैंने ये देखा, और यहाँ तक कि पाकिस्तानी एंकर्स से लेकर मिनिस्टर्स से लेकर सबको मैंने देखा कि वो घबराए हुए हैं कि इंडिया का यहाँ पर एटीट्यूड चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडियन एटीट्यूड जो है वो चेंज हुआ, और उस एटीट्यूड चेंज का असर यहाँ पर ये हुआ कि जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके बाद लगभग 22 महीने तक पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर या कोई अटैक नहीं किया, कोई हमला नहीं हुआ, या यूँ कहें कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से लेकर सारे मामले जो हैं वो ठंडे बस्ते में चले गए। और पिछले साल फरवरी के अंदर तो यहाँ तक मामला आया कि एक जिसे कहते हैं ना पीस एग्रीमेंट हो गया। मतलब इस साल फरवरी के अंदर पीस एग्रीमेंट तक हो गया था, मतलब पीस तो नहीं कहेंगे, सीज फायर हो गया था कि ठीक है हमला नहीं करेंगे। उसके पीछे सर्कमस्टांसेस कुछ भी रही हो, सोच कर देखिए पाकिस्तान इतना घबरा चुका है कि उसके अभी तक इंडिया के एक जो होता है ना एग्जिस्टेंस, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। अब पाकिस्तान को खुद की अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। और यही रीज़न है, यही इमरान खान जो प्रधानमंत्री है ये अपने संसद में खड़ा होकर ये कहता है कि क्या करूं, पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर दूं, न्यूक्लियर वॉर छेड़ दूं। ये संसद के अंदर इमरान खान का बयान है कि दे आर बिहेविंग लाइक, मतलब आर प्राइम मिनिस्टर इज बिहेविंग लाइक हॉलीगन्स, यानी मोदी, कि मोदी इजराइल की तरह बिहेव कर रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि क्योंकि पाकिस्तान अकेला पड़ता नज़र आ रहा था, ओआईसी से लेकर यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका से लेकर इवन चाइना तक कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने को राजी नहीं था। पाकिस्तान घबराया हुआ था और इंडिया की डिप्लोमेसी ज़बरदस्त थी। यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो घबरा चुका था, हालत इसकी ख़राब थी। लेकिन जैसे ही चाइना ने इंडिया को लद्दाख में एंगेज किया तो अब चाइना को दोबारा से पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी। अब जो पाकिस्तान कश्मीर के मामले में कंफ्यूज हो चुका था और उसके यही बाजवा वगैरह बॉर्डर पे खड़े बाजवा वगैरह खुले में बयान देते घूम रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया नहीं, इंटरनल इनसिक्योरिटी है। ये सोचकर देखिए पाकिस्तान का सेना प्रमुख कह रहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया नहीं है, इंडियन एजेंसीज हैं। मतलब इंडिया नहीं है, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो है। तो इससे अंदाज़ा लगा कर देखिए कि कहीं ना कहीं कश्मीर जो इशू था अब पाकिस्तान वो ठंडे बस्ते में डालता हुआ नज़र आ रहा था, या यूँ कहें कि कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा था। यहाँ चाइना आया और चाइना ने पाकिस्तान को बूस्ट किया कि देख तेरे साथ अब मैं भी खड़ा हूँ, मेरी आर्मी भी लद्दाख बॉर्डर पे है, तो तू भी इंडिया के साथ अब पंगे ले ले। अब इंडिया को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना पड़ा। यहाँ पाकिस्तान को थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ और यहाँ इमरान खान ने ये बात कही कि वो न्यूक्लियर वॉर होगा। लेकिन मैं सिर्फ शब्दों पे नहीं जा रहा, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ इमरान खान ने कहा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इमरान खान बोल तो रहे हैं लेकिन उसके हाथ जो हैं इस तरीके से 2-3 बार हो चुके हैं, यानी वो घबराए हुए हैं। अंदर से तो कौतूहल है कि भाई मामला ख़राब है और हालत जो है वो दबी हुई है, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा राजा ताकतवर नहीं तो ताकतवर दिखना तो चाहिए ताकि भरोसा बना रहे। वही हुआ। अब इंडिया को उसने न्यूक्लियर वॉर की दे दी धमकी। अब समस्या यहाँ से खड़ी होगी कि न्यूक्लियर वॉर की अगर धमकी दे दी है तो भाई न्यूक्लियर वॉर कैसा होगा। अब मैं इन पाकिस्तानियों को थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर वॉर कैसा रहेगा। देखिए, जब तक न्यूक्लियर वॉर इस दुनिया के अंदर नहीं हुआ था तब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि ठीक है यार सारी सिचुएशंस हैं, न्यूक्लियर वॉर। लेकिन हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर किसी बेवकूफ़ पाकिस्तानी को ये समझता है या किसी वॉर मॉन्गर इंडियंस को भी ये लगता है कि जी ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो वॉर न्यूक्लियर वॉर होगा ये इस हद तक होगा कि सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी एंड ऑल, तो कुछ नहीं होने वाला। मतलब बम आगे फटेगा, धमाके होंगे, मिसाइलें गिरेंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉर लगभग तुम्हारे 2 किलोमीटर ऊपर आके चुपचाप फट जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे आसमान में सूरज जो है वो दिखना बंद हो गया, रोशनी है। और वो इस तरीके से इसलिए फेंका जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाए। और हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब हम फोड़े गए थे ना, उससे हज़ारों
वो था आधा किलो टन और 1 किलो टन के आसपास के छोटे छोटे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब थे जिनसे लाखों बंदे मरे थे। इस बार इनके पास 1000 टन से लेकर 10,000 टन के न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, जो एक बम पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। और शहर तो छोड़ो, जहां वो गिरेगा उसके 200 किलोमीटर का आसपास बिल्कुल बर्बाद होगा, घास तक नहीं उगेगी। और टेम्परेचर होगा 2000 डिग्री सी। अब इस 2000 डिग्री सी के बाद देखो, आप वॉर की बात कर रहे हैं, वॉर के बाद जीत। वॉर तभी फायदेमंद लगती है जब आप विक्ट्री महसूस करो। मरने के बाद आप में और मिट्टी में कोई फर्क नहीं होता। मरने के बाद एक इंसान में और एक मिट्टी में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए अगर ये जो वॉर मॉन्गरिंग चल रही होती है ना कि हम लड़ेंगे और एंड ऑल, जब 2000 डिग्री और से 5000 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होता है ना, तो आदमी जलता नहीं है, पिघलता है। हवा में बन के उड़ जाओगे, आत्मा और तुम्हारे शरीर में पता नहीं लगेगी क्या हो गया। ये जो बिल्डिंग्स हैं तुम्हारी, जो लोहा है वो तक पिघला दिया जाता है। वहां लोग जो थे उन्हें खुरच खुरच के उतारा गया था, और डेड बॉडीज मिली ही नहीं थी, और मिली थी तो वो झुलसी हुई थी। और अब की बार डेड बॉडी बिल्कुल हवा में बन के उबड़ चुकी होंगी, और उस जगह पर जहाँ पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ेगा वहाँ पर अगले 50 से 100 साल तक घास का तिनका हो जाए तो बता देना। शॉर्ट में कहने का मतलब है डिसास्ट्रस है। और फिर भी अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जोश ज़्यादा लग रहा है तो चलो ठीक है। पहली बात तो पाकिस्तान भाई देखो, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर आप इंडिया की तरफ भेजोगे तो ठीक है, मान लेते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब भेजोगे। अब न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए मिसाइल है, अब तुम्हारी शाहीन जो है वो तुम्हारे शहरों पे खुद गिर रही है। अब पता लगा तुमने 10 भेजी मिसाइलें, 10 में से 8 हमने रोक दी, 2 तुम्हारे छत पे ही गिर गई, और गलती से 8 की जगह चलो 1 पहुंच गई, क्योंकि निशाना तो तुम्हारा फिलिस्तीनियों वाला जैसा निकलेगा। क्योंकि मिसाइल टेस्टिंग तुम कर तो लेते हो, वो कितनी एक्यूरेट होती तुम्हें खुद ही नहीं पता होता। और अगर कोई मिसाइल तुम्हारी ही छत पे गिर रही है और तुम्हारे प्लेन्स तुम्हारी छत पे गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मामला खराब है। अब सोचिए, 1 मिसाइल इंडिया आई, 7 वहीं गिर गई। अब 7 जो वहीं गिर गई उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, 2 तुम्हारे छत पे गिर गई, इसका मतलब हमारे काम को आसान कर दिया। 1 इंडिया तक पहुंच गई। हम आप पाकिस्तान के जितने भी वो हैं, वो 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 शहरों तक अपनी रीच रखते हैं। और जितने बड़े इंडिया के 2 शहर हैं उतने में पूरा पाकिस्तान निपट जाएगा। बम बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? बम को ट्रांसपोर्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है, उस न्यूक्लियर मिसाइल को, न्यूक्लियर मटेरियल को मिसाइल ले जाने वाली जो टेक्नोलॉजी है, या कौन कौन सी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं जिससे वो उसको ट्रांसफ़र करोगे। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मान लिया 2 से 3 शहर बर्बाद कर सकता है, फिर भी इंडिया बचेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान नक्शे पे मिलेगा? ये हर पाकिस्तानी अपने दिल से पूछ कर देखे, इंडिया की डेटरेंस कितनी है। और रही बात किसी इमरान खान को या किसी को लगता है कि तुम्हारा जो कोई भी नया बना हुआ अब्बू जान आ जाएगा और वो तुम्हारे को बचा लेगा, तो इतना भूल जाइए कि वो नहीं बचा पाएगा। क्योंकि अगर उसने एक बार पंगा लिया और एक आधी उसकी तरफ भी ट्रांसफ़र कर दी, तो हो सकता है हम बर्बाद हों, लेकिन बर्बाद वो भी होगा, और वो वर्ल्ड वॉर से बुरा वर्ल्ड वॉर होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। अगर किसी ने भी पाकिस्तान और इंडिया के लड़ाई हुई और पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा तो कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारे प्रधानमंत्री के चेहरे पे साफ घबराहट नज़र आ रही है कि वो घबरा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे तो रहा हूँ, लेकिन होगी कैसे ये मैं नहीं जानता, और उसका असर क्या होगा उसको देखने के लिए मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा पता नहीं। इसलिए धमकी दे के वो निकल लिया है, डर रहा है, घबराहट तुम्हारे पूरे देश के अंदर है। और किसी को अगर उस बात को सुन के जोश आया है, तो एक बार उस ठंडे दिमाग से सोचिए कि वॉर मॉन्गरिंग अच्छी चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात, इस कश्मीर इशू को भूल जाओ। जो हमारा सेटल्ड है वो हमारा है। हो सकता है जो तुम्हारा है वो, अगर वो लोग चाहेंगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। बाकी समय बताएगा। और रही बात न्यूक्लियर वॉर की, तो किसी का भला इसमें नहीं होने वाला। और इमरान खान की मजबूरी ये है कि तुम्हारे अशराफिया ने, तुम्हारे एलीट क्लास ने तुम लोगों को इतना बेवकूफ़ बना दिया है कि वो तो वॉर होते ही भाग जाएंगे और मरने के लिए छोड़ जाएंगे इस आम जनता को, जो बहुत विनाशकारी होगा। धन्यवाद।